अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वफाकी बजट जो है वो पेश हो चुका है। हुकूमत इसे माशी इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दे रही है। अपोजिशन इसे अवाम पर मज़ीद बोझ कह रही है, जबकि माहिरीन का मौक़िफ़ है कि असल फ़ैसला कागज़ों पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली जब उस पर अमल दरामद होगा तो फिर ही इसका फ़ैसला किया जाएगा। आगाज़ करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, जो कि सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। रावलपिंडी से आपका ताल्लुक़ है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। सर, ऑब्वियसली बजट आ चुका है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो दावे करी कि मईशत जो है इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है और ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी बड़े बेहतर हो रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? क्या ग्राउंड रियलिटीज़ इस बात की जो है तायद करती हैं? तो देखिए, ये जो बजट आया, इसमें जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट्स की, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात खुद हुई थी पिछले हफ्ते, और प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग में हमने उनसे यही बात की कि जो रिलीफ फॉर द कॉमन मैन और फॉर द इंडस्ट्री है वो दिया जाए। लेकिन जाहिर है ये आईएमएफ का बजट था, हमें भी मालूम था कि आईएमएफ के होते हुए इसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के पास रूम नहीं है कि कंसेशंस दे सके और बहुत ज्यादा रिलीफ मेजर्स दे सके। तो उस कंस्ट्रेंट को रखते हुए एक बैलेंस्ड बजट दिया है गवर्नमेंट ने। उसमें सैलरीड क्लास पे ऑफ कोर्स हमने देखा कि टैक्स कम हुआ है। ये एक बहुत अरसे से सबकी डिमांड थी कि जी टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं, सैलरीड के भी और कॉर्पोरेट के भी। कॉर्पोरेट में हमने देखा कि सुपर टैक्स को 50 करोड़ से कम पे खत्म कर दिया गया, वो भी एक खुशाइंद बात है। लेकिन हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस पे कोई बात नहीं सुनी, वहां पे हमें जो नवीद है कोई सुनाई नहीं दी, तो वो हमें सुनना जरूरी है। आईटी पे हमने देखा कि उधर मराद दे दी गई, एक्सपोर्टर्स के लिए ओवरऑल टैक्स कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एक और हमारा मुतालबा था, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग में भी हमने बात की कि टैक्स के निजाम को इजी बनाया जाए, एक आम आदमी के लिए आसान बनाया जाए। तो उसको भी माना उन्होंने, और इस दफा एफबीआर का जो फॉर्म है जो 140 सफ़ों पे मुश्तमिल है अभी, उसको उन्होंने कम किया है और सफ़े उसके कम किए हैं, और वो अब कौमी ज़बानों में भी दस्तयाब कर दिया गया है, रीजनल ज़बानों में। यानी अब आपको वो सराइकी में, सिंधी में और दूसरी ज़बानों में भी मिल पाएगा जो आपकी लोकल ज़बान है। तो ये अच्छे इकदाम हैं और हम समझते हैं कि इससे एक पॉजिटिव बात हुई। और नए टैक्सेस भी नहीं लगाए, ये भी एक प्लस मैं गवर्नमेंट को दूंगा, क्योंकि हर दफा चले हम पुराने टैक्सेस को तो वो करते ही हैं कि वो कम होने चाहिए, लेकिन नए टैक्सेस की भी भरमार आ जाती है, तो वो हमने नहीं देखे। तो दैट वाज अ गुड थिंग। सोलर पे सुनने में आ रहा था कि टैक्स लग जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हमने उनसे कहा था कि बड़ी गाड़ियों पे बेशक आप लगा लें जो अमीर खरीद रहा है, लेकिन जो गरीब टू व्हीलर स्कूटर खरीद रहा है, छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है, उस पर ना लगाएं। वो नहीं लगा, वो भी एक बड़ी अच्छी हमें खुशाइंद बात लगी। प्रॉपर्टी के लिए और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं, उससे एक पॉजिटिविटी तो ये आएगी कि जाहिर है कंस्ट्रक्शन से 40 प्लस सेक्टर्स रिलेटेड हैं जो उसके साथ किक स्टार्ट होते हैं, तो वो इकॉनमी को एक किक स्टार्ट करने में मदद देंगे, वो जो सेक्टर्स जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने भी ये बात की कि जी ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होगा, इसमें हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के जो है वो इनिशिएटिव्स लाएंगे। वो अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आए। ग्रोथ का एलिमेंट मुझे मिसिंग नजर आया। स्टेबिलिटी का डेफिनेटली एलिमेंट मौजूद है, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आज डेफिनेटली गवर्नमेंट ने दी है। ये तो हम गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करते हैं कि 2 साल पहले हम एक बैंकरप्सी के दहाने पे थे, डिफॉल्ट के दहाने पे थे, और आज हम एक बेहतर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन में है। लेकिन वो जो गरीब माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो गरीब आदमी की उससे हालत इज़ार बेहतर होनी है, वो अभी मिसिंग पार्ट है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है सरदार ताहिर महमूद, जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के से ताल्लुक़ है इनका। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कारोबारी बरादरी के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो आप समझते हैं कि ये बजट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू कलेक्शन का बजट है ये? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो जो बजट हमने कल देखा है, उसमें कुछ चीजों पे तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके जो हमें अंदिया दिया गया था कि जो बजट होगा वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, तो वो हमें उसमें कोई इतनी ज्यादा हमें कोई पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आई हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से
50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया गया, 236C 236 के उसको कम किया गया है। सीवीटी जो फॉरेन एसेट के ऊपर 1% था, जब लोग यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते थे और अपना पैसा रिपेट्रिएट करके वापस लेके जाते थे तो उनको वहां एसेट खरीदने पे भी 1% सीवीटी देना पड़ता था, तो वो सीवीटी इस पे खत्म हो गया। पिछले साल में बजट में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो खत्म हुई, फिर उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने 7E खत्म किया। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन के शोबे को सपोर्ट करने की है, जिसकी वजह से 60 से 70 और अलाइड इंडस्ट्रीज भी चल सकती है। लेकिन इसको भी अभी कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने की, इकोसिस्टम को कंप्लीट करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 मिलियन तक हाउस जो अपना घर स्कीम के तहत सब्सिडाइज रेट पे लोन्स ऑफर किए हैं। इन लोन्स को अगर हम देखें तो यहाँ से इसकी डिस्बर्समेंट कैसे होगी, क्योंकि इस्लामाबाद या रावलपिंडी के शहर के अंदर तो 1 करोड़ रुपए का घर नहीं बन सकता, ये यहाँ के पैराफी में बनेगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की वेसिनिटी में, और इसी तरह जो बड़े 7 अर्बन शहर हैं वहां पर। तो गवर्नमेंट को प्लान्ड जो हाउसिंग है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो अप्रूवल्स है उनको डिजिटाइज और उन अप्रूवल्स को वन विंडो सोल्यूशन के तहत देना पड़ेगा, ताकि कहीं प्राइम मिनिस्टर का ये जो प्रोग्राम है, इतना जबरदस्त इनिशिएटिव है, ये डाउन द ड्रेन बहुत सी पहले की स्कीमों की तरह ना चला जाए। तो इन चीजों की जरूरत है। दूसरा, सुपर टैक्स की हम तारीफ करते हैं कि वो 15 करोड़ रुपए से लेके 50 करोड़ रुपए तक की स्लैब के लोगों के लिए उसको खत्म किया गया, और उससे ऊपर वालों के लिए एक नॉमिनल सा 2% का उनको भी रिलीफ दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की जरूरत थी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, 29% से हमारा प्रपोजल 20% का था, लेकिन उसमें कोई उस बजट में उसको नहीं टच किया गया। इसी तरह जो इनकम है 62% इनकम टैक्स है पर्सनल इनकम पे, उसको भी कम करने की जरूरत थी, और एओपीज के भी जो इनकम टैक्स है उसको रैशनल करने की जरूरत थी, वो भी नहीं हो सका। और इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स और भी अच्छे हैं, जैसे ये फेसलेस जो एफबीआर का एक रजीम लाया जा रहा है, तो इसमें लेकिन इसमें एक ह्यूमन अपील का जो आंसर है वो जरूर होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी किसी को जो एफबीआर के अफसरान है उनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी, तो हमने भी किसी को अगर कोई फैसला ऐसा होता है जिसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ह्यूमन अपील का एलिमेंट उसमें जरूर रखा जाना चाहिए। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है, हम खित्ते के साथ एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम करना चाहिए। जब तक हम टारगेटेड फैसिलिटेशन नहीं करेंगे इस सेक्टर के लिए जो कि एक्सपोर्ट से मुंसलिक है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट आज 35.3 बिलियन डॉलर टारगेट के अगेंस्ट जो आज 28 तक हम पहुंचे हैं, उसका भी अब दोबारा टारगेट जो है वो 32.9 बिलियन डॉलर किया गया है, उसको रिवाइज रियलिस्टिक करने की कोशिश की गई है। तो सिर्फ रिमिटेंसेस पे डिपेंडेंट होकर मुल्क नहीं चल सकता, तो इसको एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट का हमसे वादा था, लेकिन उसमें हमें कोई खास जो है वो प्रोग्रेस जो है वो नजर नहीं आ रही। अच्छा उस्मान साहब, आप क्या समझते हैं जो एफबीआर के जो महसूलात हैं उसका हदफ हमने देखा कि एक बार फिर जो है वो तारीख़ी सतह पर जो है मुकर्रर किया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि जो टैक्स नेट वसी करने के बजाय हुकूमत ने जो ये फैसला किया है कि जो मौजूदा टैक्स दहिंदगान हैं उनके ऊपर जो है वो जो दस्तावेजी कारोबार करते हैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया है? जी देखिए, बिल्कुल जो टैक्स का टारगेट इस दफा रखा गया है वो भी बहुत एक एग्रेसिव टारगेट है, और हम यही समझते हैं कि जब एग्रेसिव टारगेट रखे जाते हैं तो हमने माजी में भी यही देखा कि जो टैक्स बेस है वो तो हर साल नहीं बढ़ती, टैक्स बर्डन जो है वो हर साल बढ़ जाता है। तो लिहाजा
हम यही उम्मीद करते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाने की जब तक आप इकदाम नहीं लेंगे तो आपका टैक्स बर्डन जो है वो बढ़ता ही जाएगा आपके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे। ठीक। तो लिहाजा टैक्स बेस को ब्रॉडनिंग की जो है वो बहुत शदीद इस वक्त जरूरत है। उस पर जाहिर है कि एक स्कीम लेके आए हैं जो छोटे कारोबारी के लिए है, जो 20 करोड़ तक के छोटे रिटेलर्स हैं उनके लिए लेके आए हैं। लेकिन देखिए उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35 से 40 लाख ये रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस स्कीम से आएंगे। जाहिर है अगर आप 25,000 मिनिमम भी लगा लें उनका तो ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बनती और ये कोई बहुत खातिर ख्वाह अमाउंट नहीं है। 50 से अरब रुपया बनता है जो ये इस स्कीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेंगे। तो 50 से अरब रुपया तो हमारे इस बजट हजूम में कुछ भी माने नहीं रखता। लेकिन ठीक है एक स्टेप होगा। लेकिन देखिए इनको और फॉर्मल सेक्टर्स को भी इकोनॉमी में जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं जो नहीं है उनको लाना पड़ेगा। जिस तरह हमें पता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा सेक्टर्स जो हैं वो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। हमने एक और तजवीज दी थी कि 100 मिलियन जो है यानी 10 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके CNICs मौजूद हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप उनको खुदारा नोटिस भेजिए। अभी जो FBR का पूरा हजूम है देखिए 60 लाख हमारे टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान में इस वक्त, पेयर नहीं सॉरी फाइलर, और उसमें से सिर्फ 30 से 40 लाख जो हैं वो पेयर्स हैं। 25 करोड़ का मुल्क नहीं चल सकता 50-60 लाख टैक्स फाइलर्स पे। हमें इसको बढ़ाना है और बढ़ेगा ये तब जब देखिए इसमें ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा। आज एक ट्रस्ट डेफिसिट है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक आम आदमी का FBR पे। वो ये समझता है कि अगर मैं इसमें आया तो मैं तो इस चक्की में पिस जाऊंगा, सारा साल नोटिस होंगे। और यही होता है जो टैक्स रेट पे मौजूद हैं वो जब उनकी हालत देखता है, उनके नोटिस देखता है तो वो कहता है कि जी मुझे तो शायद टैक्स रेट से बाहर रहना ही बेहतर है। तो इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे। जो कोर्सिव टैक्टिक्स हैं, जो आप कह लें आपके जो FBR के मामलात हैं जिसमें वो जाके एक हरासमेंट के एलिमेंट से वो लोगों से टैक्स लेते, वो नहीं चल सकता। उस कल्चर से हमें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। अच्छा सरदार साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो बजट में सनत और जो मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात के लिए जो मराद दी गई हैं, तो क्या वो खत्ते के ममालिक यानी अगर हम बात करते हैं खुसूसन भारत की, बांग्लादेश की, वियतनाम की, तो इस मुकाबले में आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो सनत है उसको मुसाबकती बनाने के लिए काफ़ी है ये? नहीं, जाहिर है कि वो नाकाफी है। तो बहुत सी इंपोर्ट ऐसी हैं जो आपको पता है एक्सपोर्ट के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमें सिर्फ 4.5% से उनको लोन दे के उनके लिए तो उनको उसकी सब बेस के ऊपर आप खिते के साथ compete नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि टारगेटेड फैसिलिटेशन की जाए एक्सपोर्टर्स की। इसके अलावा अभी उस्मान भाई कह रहे थे कि 10 करोड़ रुपए तक की, तो इस बजट में उन्होंने कहा है कि हम जो 10 करोड़ रुपए से ऊपर के लोग हैं बैंक को पाबंद किया है कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर करनी है FBR के साथ। तो मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता एक और कोई हैरासमेंट का और जो हमारी डाटा की ब्रीच है और प्लस जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका इशू ना क्रिएट हो जाए। तो ये इन्फोर्समेंट की जो मेजर्स हैं ये इन्फोर्समेंट की मेजर्स रहनी चाहिए, ये हैरासमेंट की ना जाए। पहले ही जैसे उस्मान साहब भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे टैक्स पेयर्स, कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स और FBR के दरमियान। तो इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। प्लस जो हमारे प्रॉपर्टी का जो 236C और K में कमी की गई है तो इसकी जरूरत है कि जो ऑलरेडी स्लैब्स मौजूद थे 100 मिलियन, 50 मिलियन और 50 मिलियन से कम में, वो तीनों स्लैब भी इंटैक्ट रखे जाए और उनके ऊपर भी सही इंपैक्ट आना चाहिए कि 50% हर स्लैब का जो 50% है वो ये नहीं अगर 5.5% है तो 2.7%, जो 5% था 2.5% और जो 4.5% था उसका 2.25% सेलर का टैक्स जो है वो होना चाहिए। ये मुझे ये लग रहा है कि इसके जो स्लैब्स हैं वो खत्म कर दिए गए हैं और एक ही 2.75% के ऊपर ये जो हाईएस्ट स्लैब का 50% है उसी से बाकियों को भी कलेक्शन की जाएगी।
तो इन स्लैब्स को लेकिन ताहिर साहब, बात ये भी कि एक आम आदमी जो स्पेशली जो सैलरीड क्लास है वो ज़रा ये शिकवा करती नज़र आती है कि सैलरीड क्लास जो है वो सबसे आसान हदफ होता है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, जबकि वही उनका ये शिकवा ये भी है कि जो बड़े बासर शोबे हैं उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाता या वो बहुत कम जो है टैक्स पे करते हैं, तो इसकी भी स्क्रूटनी होना ज़रूरी है, डोंट यू थिंक? जी बिल्कुल होना जरूरी है, और वो जो बड़े हैं उनको जरूर इस जहाँ पे प्रोविजन है वो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे है। जहाँ टैक्स प्रोविजन है वो एफपीआर की कनाइवेंस बगैर पॉसिबल नहीं है। एफपीआर को एक एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब एआई का दौर है, तमाम डाटा इनके पास मौजूद है, और इन्होंने जो इन्फोर्समेंट है वो इनके पास रहेगी, या तो प्लानिंग भी इनसे जो है वो इनके पास नहीं है। तो अब फाइनेंस का शोबा जो है वो अलहदा हो गया और इन्फोर्समेंट का अलहदा हो गया, तो इनको तो अब इस पे तवज्जो देके और डिजिटाइजेशन के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन की जाए, ताकि वो डिफरेंस जो है वो पहले जो पिछले साल का हदफ पूरा नहीं हो सका और अब तकरीबन 17% के करीब इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है उस हदफ में, तो वो कहाँ से होगा? या इन्फोर्समेंट के जरिए या अपने एक्सपेंडिचर्स कट करेंगे, तो उसको उसकी भी अब इसमें ये देखना है कि मजीद इसमें जो ये बजट डिजाइन हुआ है ये 280 रुपीज के जो डॉलर का रेट है उस पर डिजाइन हुआ है, तो किसी सूरत की इस डॉलर को रुपये को मजीद डिवैल्यू नहीं होना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस और प्रेशर, ताकि किसी एक सेगमेंट को तो फायदा हो सकता है इसकी इन्फ्लेशन, इसकी कमी का, लेकिन ज्यादातर जो पाकिस्तान के सेक्टर्स हैं उनका नुकसान हो सकता है इससे। तो इन सारी चीजों को नजर में रखने की जरूरत है। कारोबारी तबके के ऊपर भी टैक्स कोई कम नहीं है, 62% इफेक्टिव रेट जो है वो तकरीबन 62% है। तो सैलरीड क्लास को इस दफा कुछ ना कुछ टैक्स में कमी की गई है सैलरीड क्लास के लिए, लेकिन ज़ाहिर है उनका टैक्स एडसोर्स करता है तो वहाँ पे कंप्लायंस बेहतर है, और जहाँ एफबीआर को टैक्स कलेक्शन करनी पड़ती है वहाँ जो है इनके अहदाफ पूरे नहीं होते। गो के इस मरतबा 26% ज्यादा टैक्स एफबीआर ने कलेक्ट किया है, फिर भी हम जो है वो अभी समझते हैं कि बहुत सा काम होना बाकी है। खसूसी तौर पर टैक्स बेस को जो ब्रॉड करने की बात है इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। हेलो, ठीक है, हमें हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन यासिर हुसैन। यासिर, ऑब्वियसली हम प्री बजट ट्रांसलेशन करते रहे और ये सारी सूरत हाल को हम देखते रहे, इस पर बात भी करते रहे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि कारोबारी तबके की, तो जो कारोबारी लागत का जो बड़ा एक हिस्सा है वो है तवानाई, बिजली और गैस के नरखों की बात हो रही होती है, कैप्टिव पावर पॉलिसी की बात है, और सर्कुलर डेट के तनाजुर में आप समझते हैं कि क्या जो सनतकार है वो आने वाले साल में कोई रिलीफ महसूस करेंगे? जी यासिर, मौजूद हैं आप हमारे साथ? ठीक है उस्मान साहब, आपसे जानना चाहूँगी, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ज़ाहिर पाकिस्तान में जो हम देखते हैं कि जो कारोबारी लागत का एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो तवानाई है, गैस है, तो और कैप्टिव पावर पॉलिसी की बात हो रही होती है, तो आप क्या समझते हैं? और सर्कुलर डेट के तनाजुर में आप समझते हैं कि जो रिलीफ है वो मज़ीद जो है मिलेगा या दबाव का सामना करना पड़ेगा सनतकारों को? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी सरदार ताहिर साहब भी पहले बात कर रहे थे, वो इस मुल्क में इतनी हाई है कि हम रीजन में हाईएस्ट हैं। और जब तक ये पूरा साल हम ये बात करते रहे गवर्नमेंट से कि जब तक ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो ना आपकी एक्सपोर्ट का जरिए मुबादला आएगा, ना ही आपके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ये तीन चीजें इसको हर्ट करती हैं मेनली। सबसे पहले एनर्जी कॉस्ट। देखिए, हमने आज भी 15-16 सेंट का हम बिजली का यूनिट दे रहे हैं,
8-9 सेंट का बिजली का यूनिट अवेलेबल है इंडिया में, बांग्लादेश में। तो हमारी आज भी रीजन में सबसे महंगी बिजली, हमें सिंगल डिजिट्स में बिजली मिलनी थी, वो अभी तक हमें नहीं मिली। और इसकी वजह से आपने कुछ अर्सा पहले सुना था कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई थी। और उसकी वजह हम ये कहते तो हैं, लेकिन उसको अगर आप पूछिए एप्टमा वालों से या टेक्सटाइल वालों से, तो वो यही बताते हैं कि जब हमारे मुल्क में 70-80 रुपए का बिजली का यूनिट था, तो वहां पे उस वक्त भी 20-30 रुपए का बिजली का यूनिट था और उनको बहुत फीजेबल पड़ रहा था। तो लिहाजा देखिए, आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो इस वक्त गरीब को भी हर्ट कर रही है और वो आपके अमीर को भी और सनतकार को भी हर्ट कर रही है। आपकी दूसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ टैक्स है, वो भी आपकी रीजन में हाईएस्ट है। और तीसरे नंबर पे आपका पॉलिसी रेट आता है, काइबोर जिसको हम कहते हैं, वो भी आपका 11-12% पे चला गया है रीजन में, वो भी सिंगल डिजिट्स में है, हमें भी कहा जा रहा था। तो देखिए, ये सारी कॉम्बिनेशन है और इसमें जाहिर है आपने कैप्टिव पावर पॉलिसी की बात की, आईपीपीज के इश्यूज की बात की। देखिए, इस वक्त जो हमने सोलर की एक पॉलिसी देखी और अब ऑलमोस्ट उसका रिवर्सल होते हम देख रहे हैं कि वो नेट जो मीटरिंग है उसके रूल्स में तब्दीली की जा रही है। अब आने वाले जो नए लोग हैं उनको उस तरह से मराहत नहीं मिलेंगी। ये भी देखिए इसीलिए हो रहा है कि आपका बर्डन आईपीपीज का इतना है आपके ऊपर कि अब आप जो वो सोलर से लोग फायदा उठा रहे थे या सोलर से अपने आप को सेव कर रहे थे, अब आप उसको डिस्करेज करने लगे हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि लोग कहते हैं आपके मुल्क की पॉलिसी हमें एनर्जी की समझ नहीं आती। 2-3 साल पहले आप सोलर को प्रमोट कर रहे थे, हर तरफ फाइनेंसिंग पे लोगों को कहा जा रहा था आप सोलर लगा लें। आज बिल्कुल उल्टा निजाम है। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। चाहे सोलर ले लें, आईटी ले लें, फार्मास्यूटिकल ले लें। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट या हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो ये कहते हैं कि आपकी आने वाली गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी चेंज हो जाती है। बांग्लादेश में जो हमने देखा तसलसल पॉलिसीज देखा, वहां पे हर सेक्टर को पॉलिसीज दी गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी गई, उसको छेड़ा नहीं गया। वहां पे भी इलेक्शंस आए दिन होते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि हर आने वाली गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज कर दे। तो खुदारा हम बजट का भी यही कहते थे कि बजट आएंगे जाएंगे, रिवायती होंगे, आईएमएफ के प्रेशर में होंगे, ये चलता रहेगा। खुदारा मुल्क में एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दीजिए, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दीजिए इस मुल्क को। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि कल आपके साथ क्या होना है, आप कल फैक्ट्री नहीं लगा सकते। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप बुरी पॉलिसी देते हैं, बुरी पॉलिसी बिजनेसमैन को कबूल है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल एक बिजनेसमैन को कबूल नहीं होती। डेफिनेटली। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हमारे हैं राहिल सवाती साहब, जो कि पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। राहिल सवाती साहब, ऑब्वियसली बजट पेश हो चुका, हुकूमती दावे भी सामने हैं। हुकूमत तो कह रही है कि हमने रिलीफ देने की कोशिश की है और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिला है, स्पेशली हम सैलरीड क्लास की अगर बात करें, ज़ाहिर 7% जो है तनख्वाह में इजाफा किया गया है। तो ये पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में जब आप मौजूद थे तो वहाँ आपने क्या देखा? अपोजिशन की जानिब से कोई बात सामने आई है या क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने जो हुकूमती इक़दाम तजवीज़ किए हैं बजट में, उन्होंने इसका दिफा किया और उन्होंने कहा कि हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं उसमें ख़ास तौर पर गुज़िश्ता माली साल के मौजूदा माली साल के आगाज में जो पहला महीना था, उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जिस तरीके से सैलाब ने मुतासिर किया हमारी मीशत को, एक वो फैक्टर बहुत अहम है जिससे हमारी जो माशी नमो थी उसमें उस तरह से तेजी नहीं आ सकी। और उनका दूसरा फैक्टर ये कि 28 फरवरी को जब हमला हुआ ईरान पर, उसके बाद से लेकर अब तक जो फ्यूल प्राइसेस हैं आलमी मार्केट में, उससे तो उन्होंने हमारी जो माशी तरक्की है उसको मुतासिर किया। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो इस वक्त तरक्की की सूरत हाल है उसमें ये बजट माशी तरक्की के उसूल में एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस बजट में हमने जो बरामदात पर मबनी तरक्की के उसूल के लिए तमाम साजगार अवामिल को शामिल किया है। इसमें एडवांस टैक्स और सुपर टैक्स के खात्मे का उन्होंने हवाला दिया और उनका कहना था कि हुकूमत ने 6 आमदनी स्लैब्स में सुपर टैक्स के मुकम्मल खात्मे की तजवीज़ दी है। सालाना 500 मिलियन रुपए से ज्यादा आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% चुकी है। तो उन्होंने कहा कि कारोबारी तबके ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमारा जो टैक्स कल्चर है उनका पूरी ये एक सकाफत की शक्ल रखता है और इसको तब्दील होने में वक्त लग सकता है। उनका गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल के बजट में आपको टैक्स के हवाले से बहुत सी बेहतर चीजें नजर आएंगी। और उनका कि हमें जैसे ही वक्त मिलेगा आइंदा बजट इससे भी ज्यादा बेहतर अंदाज में हम पेश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी ठीक है नाज़रीन, यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसे गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन यासिर हुसैन ने। यासिर, ऑब्वियसली बजट के बाद हुकूमती दावे भी हैं, वो मईशत की मुस्तहकम होने के दावे कर रही है, अपोजिशन इससे इनकार कर रही है, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ज़ाहिर है आपकी एक गहरी निगाह भी, आप क्या समझते हैं कि अगर ये सियासी बयानात को एक साइड में रख दिया जाए तो असल बजट की कहानी है क्या? थैंक यू सो वेरी मच सना फॉर हैविंग मी। देखिए, बजट की कहानी ये कोई अनोखा या अछूता बजट जो है वो नहीं था। और हर साल की तरह इस दफा भी जो है वो रिवायती बजट पेश किया गया। देखिए, सबसे ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक बहस चल निकली है कि डिलीवर करने के लिए है क्या, आया अवामी दोस्त बजट है या नहीं है, तो उसका जवाब हमेशा से नहीं में ही रहेगा। उसकी वजह ये कि अभी आपके जो पैनलिस्ट थे जिस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ग्रोथ होगी, कैसे अपने मसाइल को ओवरकम करेंगे, सबसे पहले जो चीज मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, सबसे पहले नियत आपको चाहिए। क्या आपके पास पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी भी शक्ल में मौजूद हो, क्या वो चाहती है कि मुल्क को इन सारे मामलात से बाहर निकाले, IMF से बाहर लेकर आए, इसको इकोनॉमिक सॉवरेनिटी दे, यहाँ की इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करे, यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आए? तो उसका जवाब नहीं है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे एक्सट्रीम राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, किसी भी तरह के लोग हैं, हमने सारे तजर्बे करके सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को अप्लाई करके देख लिया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी पास्ट में रहा, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी सो कॉल्ड यहाँ पे, डिक्टेटरशिप भी देखी, तो सब में कहीं पे भी हमें ये नजर नहीं आया कि हम इंस्टीट्यूशन को उनकी असल हालत में बहाल करें और उनको फंक्शनल बनाएं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा एजेंडा प्लान सरफेस नहीं किया जिससे ये पता चले कि आने वाले 10-20 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे। अभी हमारे पास जितनी भी फिगर्स हैं वो टेंटेटिव हैं, मैनिपुलेटेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं। आपके पास, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जाके सबसे पहले एक बुनियादी सवाल कर लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर से कर लें, किसी वफाकी वजीर से कर लें, या कोई भी आला जो ओहदेदार हो उससे कर लें। आप उससे पूछें कि पाकिस्तान की इस वक्त कुल आबादी कितनी है, कोई आपको 24 करोड़ बताएगा, कोई 25 करोड़ बताएगा, कोई 26 करोड़ बताएगा, जिसकी जो मर्जी आएगी वो आपको बताएगा। तो इससे समझ में ये आया कि जब तक आपके पास सेंसस के सही नंबर्स ही अवेलेबल नहीं है, ना आप किसी चीज का तखमीना लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग खानदा हैं, यहाँ पे बेरोजगार कितने, यहाँ पर वसाइल कितने हैं और मसाइल कितने हैं, उन सब का अंदाजा उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास आबादी का सही तखमीना मौजूद होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, ये बिल्कुल ठीक है कि आप इस रीजन में compete करने के काबिल बचे ही नहीं, तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे क्या? आपके पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि इसको रिवाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक चेकलिस्ट आप बना लीजिए। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आपको सबसे पहले एनर्जी की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जो है वो चेक करते जाएं। फिर आप दीगर मसाइल हैं, इनपुट की कॉस्ट जब इतनी ज्यादा होती है तो ये किसी भी के लिए फिजिबल होता ही नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सके। और अगर बिजली, एक तो दुनिया की सबसे महंगी बिजली, और उसके साथ साथ इंटरप्शन भी उसमें होती रहे, अनइंटरप्टेड सप्लाई भी ना हो, तो आप compete कर ही नहीं सकते इस रीजन के अंदर, तो क्या आप कहीं पे compete नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास एक विल होनी चाहिए। बजट के ऊपर मैं बाद में आता हूं कि उसके अंदर आज भी पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है बजट, उसके अंदर भी उनसे सवाल होते रहे, वजीर खजाना साहब से, FBR के चेयरमैन और दीगर लोगों से क्वेश्चन होते रहे, लेकिन वो इधर उधर की बातें करते रहे, किसी के पास कोई जवाब। वजीर खजाना ने तो कहा ना कि ये FBR का, सॉरी IMF का बजट नहीं, तो हमारा बजट है, पाकिस्तान का बजट है, डिक्टेशन से तो वहीं से आया है ना। लेकिन बहरहाल नूरजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाक ईरान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हैं नूरजई साहब। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में, बहुत शुक्रिया आपका। सर बजट आ चुका है, ऑब्वियसली आपकी भी गोश गुजार हो चुकी होंगी तमाम चीज़ें। सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमत ऑब्वियसली दावे कर रही है कि बजट जो है बरामदात और माशी ग्रोथ का जो ये बजट है, तो आपके ख्याल में आप समझते हैं कि ऐसा कौन सा अमली इक़दाम होगा दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान की जानिब से ईरान के दरमियान, ऐसा कौन सा जो है आप समझते हैं कोई अमली कदम होगा जो दो तरफा तिजारत को जो है वो हतमी शक्ल दे सके? देखिए, सबसे पहले तो जो बजट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है, मैं तो अपनी जात की हैसियत से और बिल्कुल जितने भी ताजिर हजरात हैं, हम उसको एकदम से रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बजट पेश किया गया, ये दरअसल ताजिर दोस्त बजट नहीं है।
ये ताजिर दुश्मनी पर मुबनी जितने भी इस पे कवानीन पास हुए हैं, ये सारे ताजिरों के साथ दुश्मनी पर मुबनी किए गए। ठीक। ये देखें जरा, इस पर गौर कर लें कि इस वक्त इस बजट में जितने भी छोटे तबकात के ताजिर हैं उनको इन्होंने पैर के नीचे ला के उनको बिल्कुल कुचल के रख दिया है। आप महंगाई की शरह देखें और आपके बजट की जो पॉलिसीज है उनको देख लें कि इस वक्त इसमें हमारे छोटे तबकात के ताजिर हैं खसूसन, उनको इन्होंने बिल्कुल ला के डिवैल्यू कर दिया है। अब इस वक्त आप सूबे के लिहाज से अगर मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ कि गुज़श्ता 1 साल से हमारा जो तफ्तान बॉर्डर है वो बंद पड़ा हुआ है, जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो बंद पड़ा हुआ है। तो एक हमारे सूबे में न कोई इंडस्ट्रीज है इस तरह की, न कोई मुलाजमतें। छोटे तबकात के जो ताजिर हजरात है वो इन बॉर्डर्स पे अपना कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन इन बंदिशों की वजह से वो कारोबार भी हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। फिर ऊपर से ये जो IMF की तरफ से मुसलत कर रहा बजट है जो इस वक्त हमारे वजीर खजाना साहब ने पेश किया है पाकिस्तान के हवाले से, इसमें इन्होंने बिल्कुल बड़े ताजरों को रिलीज किया हुआ है और जो हमारे छोटे तबकात के ताजर है उनको बिल्कुल इन्होंने डिवैल्यू करके रख दिया है। ये हम अपने तबका अपने हिस्से से और अपने जो ताजर हजरात है उनकी जानिब से हम इस बजट को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये बजट अवाम दोस्त नहीं है, न ये ताजर दोस्त है। आप इसमें जरा गौर कर लें कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। शहर में मुल्क में महंगाई की सतह आप देख रहे हैं, इन्होंने महंगाई की सतह को देखते हुए 60% हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हुई है। खुदारा अल्लाह का खौफ करें। हमारे जो बड़े तबकात हैं उनकी जिंदगी देख ले, शाहाना जिंदगी, और हमारे जो छोटे तबकात हैं उनकी जिंदगी पर जरा गौर करें तो वो किस तरह इस छोटे तनख्वाहों में अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकेंगे। ठीक। उस्मान शौकत साहब, नूरजई साहब तो कह रहे हैं हम तो मुस्तरद कर रहे हैं इस बजट को क्योंकि ये अवाम दोस्त बजट है ही नहीं। सर, आप क्या समझते हैं जो हुकूमत गैर दस्तावेज़ी मईशत को जो दस्तावेज़ी बनाने के लिए जो बात कर रही है, तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा इक़दाम हैं ताजरों के हवाले से और कारोबारी तबके को जो निज़ाम में लाने के लिए बात हो रही है, तो वो काफ़ी है, या आप समझते हैं कि फिर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का फकदान अब भी सबसे बड़ी रुकावट है? ठीक है यासर, आप सुन रहे थे बात, नूरजई साहब ने तो मुस्तरद कर दिया, और कल भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके का एक शुगर कोट करके चीज़ें बताई गई हैं, ग्राउंड रियलिटीज उससे बहुत कोसों दूर है। देखें, बात सिर्फ इतनी, अभी हमारे जो भाई अभी ये बात कर रहे थे ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, ताजरों को अपने भी बहुत सारे मामलात हैं उसको सीधा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है। ज़ाहिर है कि जिस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के मारूजी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें महज तिजारत की बिना पर नहीं होती, मुल्क के मफादात को भी देखना पड़ता है, मलूज़ खातिर रखना पड़ता है, और इसके अलावा टैक्स की अदायगी के जो मामलात हैं और तिजारत के जो इख्तियार किए गए हैं। बहरहाल मैं बात करूँगा, थोड़ी सी जो है वो बात तल्ख हो जाएगी, लेकिन इसको भी रियलाइज़ करें। और दूसरी बात ये कि जो हमारे इस वक्त दस्तियाब वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए ऐसी ही कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं कुछ देर पहले अर्ज कर रहा था आपसे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अंदर एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत यहाँ पर आती है, सबसे पहले उसकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हम सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि पाकिस्तान में रहते हुए वो लोग जो वाक़तन मईशत को समझते हैं और मुहिब्बे वतन हैं, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी ना हो, अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से बुलाए हुए जो वज़ीर ख़जाना यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों से जान छुड़ाकर जो वाक़तन मईशत को समझते हैं और इकोनॉमी से उनका ताल्लुक हो, वो कोई बैंकर ना हो जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम हो, अब पॉलिसी मेकर उनको यहाँ पर बनाया जाए, ऐसे लोगों को जो पोटेंशियल रखते हों। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सहाफ़ी हैं और इस तरह के लोग, उनको ऑन बोर्ड लेकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी और एक प्लान मुरतब करें। अच्छा यासर, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहती हूँ। प्रिसाइसली बता दीजिएगा, आपके ख्याल में इस बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? सनतकार है, ऑब्वियसली सैलरीड क्लास तो हो नहीं सकती, किसान है, हुकूमत है, या ये आप समझते हैं कि जो सनतकार हैं वो इनको सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल हो रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है। एक्सचेकर को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिस किस्म की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, उनका काम ये है कि डेट को रीसेटल करें
और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उसको कम करने के लिए कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि आने वाले वक्त में आप वक्त पे कर्ज की अदायगी कर सकेंगे, यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और मजीद कर्जे जो है हमें मिल सकेंगे। आने वाले लोगों के लिए भी कर्ज लेने की जो रास्ता है उसको हमवार रखा जा रहा है। बस इसमें आप ये समझ लिए कि जो कुल फायदा है वो सिर्फ हुकूमत वक्त का सिर्फ है। हुकूमत वक्त का है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सिलसिले को दोबारा जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।